नीलगंज नाम का यह छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, पर समीर और उसका दोस्त राहुल, इन दोनों के लिए शाम का मतलब था मौज मस्ती। रोज की तरह आज भी दिन भर की थकान मिटाने के लिए दोनों अपनी पुरानी स्कूटर उठाकर निकल पड़े। गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए उनका ठिकाना था गांव के बाहर बनी वो अकेली चाय की दुकान। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और बीच में सन्नाटे को चीरती उनके स्कूटर की आवाज। जैसे जैसे वो गांव से दूर जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। आसमान में काली घटाएं घिर आई थीं, मानो कोई अनहोनी होने का इशारा कर रही हों। दुकान पहुंचते ही समीर ने देखा, आज वहां कोई नहीं था। हमेशा चहल पहल रहने वाली उस जगह पर आज एक डरावनी खामोशी पसरी थी। दूर दूर तक कोई दूसरी दुकान या घर नहीं था। देख राहुल, आज आसमान का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। बादलों का रंग देख, ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्रलय आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आज ज्यादा देर तक यहाँ रुकना सही होगा। अरे छोड़ ना भाई, तू भी डरपोक होता जा रहा है। बारिश होगी तो मजा आएगा ना। इस ठंडे मौसम में कड़क चाय और गर्मा गर्म चर्चा, इससे बेहतर और क्या होगा। चल बैठते हैं। ओ चाचा, 2 कप कड़क चाय बना दो जल्दी से। आया बेटा, बैठो, अभी लाता हूं। चाचा चाय बनाने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो बार बार मुड़कर अंधेरी सड़क की ओर देख रहे थे। समीर की नजर दुकान के सामने रखे उस पुराने बेंच पर पड़ी जो आज खाली था। अमूमन यहाँ गांव के बुजुर्गों की टोली बैठी रहती थी, पर आज सन्नाटा चीख रहा था। राहुल देख, आज दुकान कितनी खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग किसी चीज से डरकर छिप गए हों। मौसम भी बहुत अजीब होता जा रहा है। हाँ यार, मुझे भी अब थोड़ा अजीब लग रहा है। देख, चाय पीते ही यहाँ से निकलते हैं। ये अंधेरा और ये सन्नाटा अब मुझे भी डरा रहा है। तभी अचानक बिजली जोर से कड़की और बारिश शुरू हो गई, और उस रोशनी के एक पल में समीर ने सड़क के उस पार कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसने उसके शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। दुकान से कुछ ही दूरी पर श्मशान की ओर जाने वाले रास्ते पर उसे कुछ साए हिलते हुए दिखाई दिए। वो कोई 4-5 लोग थे जो अपने कंधों पर एक अर्थी लिए बहुत तेज कदमों से जा रहे थे। पर अजीब बात यह थी कि इतनी तेज बारिश और तूफान में भी उनके हाथों में कोई छतरी नहीं थी और न ही उनके चलने की कोई आवाज आ रही थी। राहुल उधर देख, इतनी रात को इस तूफान में ये लोग अर्थी लेकर कहाँ जा रहे हैं? और देख तो, इनके पैरों के पास कोई आहट तक नहीं है। अरे ये तो श्मशान की तरफ जा रहे हैं। पर भाई, हमारे गांव में तो कल से किसी की मौत की खबर नहीं आई। फिर ये कौन है और ये लोग इतने धुंधले क्यों लग रहे हैं? दोनों दोस्त सन्न होकर उनको देख रहे थे। जैसे जैसे वो भीड़ आगे बढ़ी, दुकान के पास एक असहनीय ठंडी हवा का झोंका गुजरा। चाचा, जो अब तक चाय छान रहे थे, उधर मत देखो बेटो, नजरें फेर लो। इस मौसम में श्मशान का रास्ता खुला तो रहता है, पर जाने वाले हमेशा इंसान नहीं होते। आज की रात भारी है। चाचा, क्या मतलब आपका? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? ये कहाँ से आए हैं? बेटा, कभी कभी कुछ रूहें अपनी मंजिल ढूंढने के लिए भटकती हैं। पर छोड़ो ये सब। तुम दोनों को देखकर मुझे अपने बीमार बेटे की याद आ गई। वो घर पर तेज बुखार में तड़प रहा है। मैं यहाँ दुकान में फंस गया हूँ और गांव के औषधालय से दवा लेनी थी। चाचा की आंखों में आंसू थे। उनका चेहरा बूढ़ा और लाचार लग रहा था। समीर और राहुल का दिल पसीज गया। श्मशान वाली बात के डर पर उनकी इंसानियत भारी पड़ गई। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास स्कूटर है। मैं अभी आपको गांव के औषधालय ले जाता हूं और वहां से आपको घर छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, तुम दोनों क्यों परेशान हो गए? मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं चाचा, राहुल सही कह रहा है। राहुल,
तू चाचा को ले जा, इनकी दवा जरूरी है। मैं यहीं दुकान के बेंच पर बैठता हूँ। तू चाचा को छोड़कर वापस आते हुए मुझे यहीं से पिक कर लेना। वैसे भी बारिश बहुत तेज है, 3 लोग स्कूटर पर फिसल सकते हैं। ठीक है भाई, पर तू अकेला यहाँ देख संभल कर रहना। मैं बस 15 से 20 मिनट में आता हूँ। राहुल ने स्कूटर स्टार्ट किया और चाचा को पीछे बिठाकर गांव की ओर निकल गया। समीर अकेला उस बेंच पर बैठा रह गया। अब वहां सिर्फ बारिश का शोर था और सामने वो खाली सड़क, जहां से कुछ देर पहले वो रहस्यमयी भीड़ गुजरी थी। समीर की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। जहां से वो भीड़ गुजरी थी वहां पानी में कीचड़ के निशान नहीं थे, बल्कि कुछ काला सा तरल फैला हुआ था। ये कीचड़ नहीं है, ये तो कुछ और ही है। राहुल, जल्दी आजा भाई, यहाँ बहुत डर लग रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कि दुकान की छत के ऊपर कुछ रेंगने की आवाज आ रही है, जैसे कोई भारी चीज ऊपर घिसट रही हो। राहुल और चाचा के जाते ही दुकान पर एक भारी खामोशी छा गई। समीर अकेला उस लकड़ी के बेंच पर बैठा राहुल के लौटने का इंतजार कर रहा था। बारिश अब इतनी तेज थी कि सामने की सड़क भी धुंधली दिखने लगी थी। समीर ने अपना कोट कसकर लपेट लिया क्योंकि उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी थी। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले एक भीड़ यहाँ से अर्थी लेकर गुजरी थी। समीर का मन बेचैन होने लगा। उसने सोचा कि इस तूफान में कोई अंतिम संस्कार करने श्मशान क्यों जाएगा। तभी अचानक बिजली जोर से कड़की और उस रोशनी में समीर ने देखा कि सड़क के बीचों बीच वही अर्थी पड़ी हुई थी जिसे वो लोग लेकर गए थे। अरे, ये अर्थी यहाँ सड़क पर कैसे आ गई? अभी तो वो लोग इसे लेकर आगे गए थे। क्या वो लोग इसे यहीं छोड़कर भाग गए? समीर अपनी जगह से उठा। उसे लगा शायद किसी को मदद की जरूरत हो। वो धीरे धीरे चलकर उस अर्थी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अर्थी को देखा, उसके होश उड़ गए। अर्थी खाली थी, वहां कोई लाश नहीं थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पर जब उसकी नजर वापस दुकान की तरफ गई तो उसने देखा कि दुकान की टीन वाली छत के ऊपर कोई काला सा साया बैठा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। कौन है वहाँ? राहुल चाचा, मजाक मत करो यार, सामने आओ। जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी गूंजी। वो साया छत पर रेंगने लगा। उसकी हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आ रही थीं। समीर समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं है। वो डर के मारे पीछे हटने लगा, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली नहीं बल्कि चिपचिपी होती जा रही है। हे भगवान, ये क्या चीज है? राहुल, जल्दी आजा भाई, मैं यहाँ मर जाऊंगा। समीर ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो साया अब छत से नीचे लटक रहा था। उसका चेहरा समीर के बिल्कुल करीब आ गया था। उस चेहरे से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। समीर के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। वो साया छत से नीचे कूदने ही वाला था कि समीर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और बेतहाशा सड़क की तरफ भागा। पर सड़क पर वो अर्थी अभी भी पड़ी थी, जो किसी रुकावट की तरह उसका रास्ता रोक रही थी। समीर ने रास्ता बदला और दुकान के पीछे के घने जंगल की ओर दौड़ लगा दी। बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी थी। समीर बार बार गिरता। उसके कपड़े कांटों में उलझ रहे थे, पर वो रुक नहीं सकता था। उसे अपने पीछे वही घिसटने की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो वो साया हवा में तैरता हुआ उसके पीछे आ रहा हो। नहीं नहीं, ये क्या चीज है? राहुल, तू कहाँ है भाई? मुझे बचा ले, कोई है? बचाओ। समीर भागते भागते एक पुरानी और टूटी हुई दीवार के पास पहुंचा। ये एक पुराना खंडहर था। समीर ने बिना सोचे समझे एक छोटी सी कोठरी के अंदर छलांग लगा दी और अपनी सांसें रोक लीं। बाहर सन्नाटा छा गया था। सिर्फ बारिश की बूंदें पुरानी ईंटों पर गिर रही थीं। समीर को लगा कि शायद वो बच गया है।
उसने राहत की सांस लेने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गले पर कोई ठंडी चीज छुई है। उसने ऊपर देखा और उसकी चीख गले में ही फंस गई। वो साया कोठरी की छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी लंबी सफेद उंगलियां समीर के कंधे की ओर बढ़ रही थीं। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, बस एक भूख थी। समीर ने देखा कि उस साये का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस अर्थी वाले कपड़े का रंग, सफेद और बेजान। तभी दूर से एक रोशनी चमकी और स्कूटर के हॉर्न की आवाज गूंजी। राहुल वापस आ गया था। राहुल, मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगा। रोशनी पड़ते ही वो साया एक भयानक चीख के साथ पीछे की खिड़की से बाहर कूद गया और घने अंधेरे में गायब हो गया। समीर पागलों की तरह खंडहर से बाहर भागा और सड़क की तरफ पहुंचा, जहां राहुल अपनी स्कूटर खड़ी करके उसे ढूंढ रहा था। अरे समीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी ये हालत कैसे हुई और तू जंगल में क्यों भागा? राहुल, वो साया, वो चाचा, वो कोई इंसान नहीं थे। राहुल, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। राहुल ने समीर को स्कूटर पर बिठाया और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। वो दुकान अब बहुत पीछे छूट गई थी, लेकिन सड़क के किनारे वही अर्थी अब जल रही थी, जबकि वहां आग लगने की कोई गुंजाइश नहीं थी। समीर समझ गया था कि मौत उसके बहुत करीब से गुजरी है। रात का वो भयानक तूफान अब थम चुका था। सूरज की पहली किरण ने नीलगंज गांव को फिर से रोशन कर दिया था। समीर अपने घर के बरामदे में बैठा था। राहुल उसके बगल में बैठा था। समीर की आंखें अभी भी उसी डर में पथराई हुई थीं। भाई, अब तो शांत हो जा। अब तू सुरक्षित है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तू उस पुराने खंडहर मंदिर में क्या कर रहा था और तूने अपनी हालत ऐसी कैसे बना ली? राहुल, वो चाचा, चाय वाले चाचा, तू उन्हें गांव छोड़ने गया था ना? वो दवा लेने गए थे अपने बेटे के लिए। तूने उन्हें कहाँ छोड़ा? वो ठीक तो है ना? समीर की बात सुनते ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने समीर का हाथ पकड़ा और उसे गौर से देखने लगा। समीर, तू होश में तो है? कैसी चाय की दुकान और कौन से चाचा? भाई, कल शाम जब मैं तुझे पिक करने उस मोड़ पर पहुंचा तो वहां कोई दुकान खुली ही नहीं थी। वहां बरसों पुरानी एक जली हुई दुकान का ढांचा खड़ा है जिसमें 10 साल से ताला लटका है। मैं वहां आधा घंटा खड़ा रहा, तू कहीं नहीं दिखा। फिर मैंने देखा कि जंगल की तरफ ताजा पैरों के निशान जा रहे हैं, तब मैं तुझे ढूंढने अंदर आया। झूठ मत बोल राहुल, मैंने वहां चाय पी, उन चाचा ने मुझसे बात की और तू ही तो उन्हें अपनी स्कूटर पर बिठाकर ले गया था। तूने ही तो कहा था कि तू उन्हें औषधालय छोड़ कर आएगा। राहुल ने समीर को चुप कराया और उसे लेकर गांव के उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास गया, जहां एक बहुत पुरानी धुंधली तस्वीर टंगी थी। उस पर बरसों पुराने सूखे हार चढ़े थे। समीर देख, क्या ये वही चाचा थे? हाँ, यही थे, पर यह तस्वीर यहाँ क्यों है? तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आया और उसने जो बताया, उसने समीर की रूह फना कर दी। बेटा, ये तस्वीर इस दुकान के असली मालिक की है। आज से ठीक 10 साल पहले इसी तूफानी रात में इनका बेटा बीमार पड़ा था। ये चाचा उसे कंधे पर उठाकर शहर की तरफ भाग रहे थे, पर रास्ते में उसी श्मशान वाले मोड़ पर बिजली गिरने से दोनों की मौत हो गई। तब से ये दुकान कभी नहीं खुली। तो कल रात जिसने मुझे चाय पिलाई वो कौन था? और वो साया जो मेरा पीछा कर रहा था? गांव वालों की माने तो वो साया ही वो रूह थी जो उस रात अधूरी रह गई थी। वो चाचा हर साल उस तूफानी रात को अपनी दुकान खोलते हैं, किसी अकेले मुसाफिर का इंतजार करते हैं ताकि कोई उनके बेटे की दवा ला सके। और वो अर्थी, वो उस रात की अधूरी अंतिम यात्रा थी जो बार बार खुद को दोहराती है। इसका मतलब कल रात मैं किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि मौत के साथ बैठा था।
समीर ने अपने हाथ की हथेली देखी। वहां जलने का एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने बहुत गर्म चाय का कप पकड़ाया हो। राहुल ने समीर को स्कूटर पर बिठाया और घर ले गया, पर समीर जानता था कि वो साया अब भी वहीं कहीं है, उसी अधूरी अर्थी और उस पुरानी दुकान के सन्नाटे में। तो याद रखिएगा, अगर कभी किसी सुनसान मोड़ पर कोई बूढ़ा आदमी आपसे मदद मांगे तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना कि उसके पैरों के नीचे परछाई है या नहीं।